हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। ये फरमाइएगा, मरियम नवाज साहिबा के सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं, एक तो गवर्नेंस का होगा और दूसरी जगह पे एक जो साख हमने देखा है इलेक्शंस के रिजल्ट में वो रिफ्लेक्ट किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अब वो साख पंजाब में नहीं रही, तो उसको रिसरेक्ट करने के लिए आपके ख्याल में एक बयानिए की भी उसमें शायद ज़रूरत हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जिस तरह से स्वीप किया उन्होंने पंजाब में, वो गवर्नेंस की बेस पे तो नहीं किया। उस्मान बुज़दार साहब की कोई इतनी काबिल जिक्र परफॉर्मेंस तो नहीं थी, वो बयानिया की बेस पे थी। तो डू यू थिंक कि मरियम नवाज साहिबा कुछ ऐसा बयानिया दे पाएंगी अपार्ट फ्रॉम गवर्नेंस, उसको भी साइड पर रख लेते हैं, जिससे दोबारा एक मकबूलियत बढ़ पाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पंजाब में? वक्त जो मुकाबला है, जो भी इलेक्शन में मुकाबला हुआ, वो डेफिनेटली परफॉर्मेंस की बुनियाद पे नहीं था। लेकिन मसला ये है कि इसके बाद उस्मान बुज़दार के बाद आने वालों ने क्या परफॉर्मेंस दिखा ली, या इमरान खान के बाद फॉर दैट मैटर आने वालों ने क्या परफॉर्मेंस दिखा ली। तो इनकी जो बुरी परफॉर्मेंस थी पीडीएम की, जो जमातों ने जो हुकूमत बनाई थी कुछ पंजाब में और मरकज में भी, तो उन्होंने भी तो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं। तो लिहाजा अगर इनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो आपको लगता है उस्मान बुज़दार जैसा नॉन परफॉर्मिंग आदमी इनसे तो कुछ बेहतर ही परफॉर्म कर। और इसी तरह इमरान खान, जिनके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो जौहरी मसाइल हैं उनको दुरुस्त नहीं किया, बुनियादी मसाइल को दुरुस्त, तो उनके बाद आने वालों ने कौन सा दुरुस्त कर लिया, बल्कि मसाइल को ज्यादा गंभीर। तो लिहाजा परफॉर्मेंस का मामला है, उस पर भी अब अगर आप देखें तो आप उसमें भी इमरान खान का और उनकी जो दीगर हुकूमतें थी उसमें उनका ग्राफ जो है वो कुछ बेहतर नजर आता है। बाकी जहां तक नैरेटिव का मामला है, तो नैरेटिव सबसे पहले तो ये कि इस वक्त एक नेगेटिव नैरेटिव के साथ पीएमएलएन हुकूमत संभाल रही और बिलखुसूस मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। सबसे पहला प्रॉब्लम इनका ये है कि पॉलिटिकल और अखलाकी और सियासी साख से ये दोनों हुकूमतें महरूम है, का वो मरकज में है का वो पंजाब में है। सबसे ज्यादा नशिस्तें जिनके ऊपर एतराज़ात हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। सबसे ज्यादा जो कहा जाता है कि इलेक्शन फॉर्म 47 का फायदा अगर किसी जमात को मिला तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो लिहाजा एक तो ये है नेगेटिव हिस्सा जिसको ओवरकम करना है। उसके बाद अगर आप दूसरी साइड पे आ जाए तो वहां पे हम देखते हैं कि अगेन इस दफा पूरी की पूरी जो हुकूमत का ढांचा बन रहा है वो दो खानदानों पर मुश्तमिल, या यूं कह लीजिए कि दो खानदानों को उसमें बुनियादी हैसियत हासिल है। एक है भुट्टो जरदारी खानदान और दूसरा है शरीफ खानदान। मरकज में जनाबे चचा मोहतरम वजीर आजम होंगे और भतीजी मोहतरम जो है वो पंजाब यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वजीर आला होंगी। तो लिहाजा वो जो खानदानी क्लच है, यानी वो जो खानदानी गिरफ्त है सियासत के ऊपर, उससे भी एक नेगेटिव क्रिएट होती है। तो लिहाजा सबसे पहले तो इन दो चीजों का इलाज करना है। अब ये इलाज सिर्फ परफॉर्मेंस से नहीं हो सकता, तो अब इसके लिए तो उन्हें पॉलिटिकल नैरेटिव की जरूरत है। और इस तस्वीर के कायम रहते हुए कि चचा मोहतरम तशरीफ ला रहे हैं लाहौर में और भतीजी मोहतरमा उनके इस्तकबाल के लिए जा रही हैं, तो ये तस्वीर जब चलेगी लोगों को ख्याल आएगा कि दरअसल वो किस रिजीम के तहत रह रहे हैं। दूसरा हिस्सा है इसका, जो दूसरा हिस्सा है कि परफॉर्मेंस। अब जहां तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, तो उनकी पहली तकरीर ने ही ये वाजे कर दिया है कि उनके पास पंजाब के लिए कोई खास प्लान मौजूद नहीं। जितने भी प्लान्स, जितने भी मंसूबे जिनका ऐलान उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी के सामने पहली तकरीर में किया, वो सब के सब आप भी बतौर रिपोर्टर जानते हैं, मैं भी बतौर रिपोर्टर जानता हूँ कि सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर की राहदारी की हर रद्दी की टोकरी में इस तरह के मंसूबे पड़े। अच्छा जी, अस्पतालों को ठीक करना है, स्कूलों को ठीक करना है, फलां स्कूल में दीवारें, मामला ऐसे, ये किसको नहीं पता। और इन मामलों पे कितनी दफा बहसें हो चुकी हैं, कितनी दफा प्रेजेंटेशनें दी जा चुकी हैं, और क्या ये कभी मसले हल हुए हैं? देखिए, पंजाब को इस वक्त और पूरे मुल्क को मजबूरी तौर पर और पंजाब को खुसूसी तौर पर एक विजनरी लीडरशिप की जरूरत है, जो पाकिस्तान के अंदर इस्लाहात का डोल डाले। तो उसकी कोई तवक्को या उसका कोई इम्कान मुझे तो नहीं। अच्छा हबीब साहब, एक वो जो बड़ा एक वो लफ्ज़ यूज़ हो रहा है आजकल, हीलिंग टच, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बिलखुसूस पंजाब की अगर बात की जाए, जो यहाँ पर क्रैकडाउन हुआ, जो यहाँ पर पकड़ धकड़ हुई, जो यहाँ पे लोग जेलों में भेजे गए और जो घरों पर छापे लगे, उसकी जिम्मेदारी निगरान हुकूमतों पर जाती रही। खासतौर पर पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की निगरान हुकूमत पर। बट आई नो कि आप ये कहते हैं कि वो जो निगरान हुकूमत पंजाब की थी वो एक कॉन्टिन्यूएशन थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही की। लेकिन अब आगे, अब ये तो बाकायदा एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाएगी ना, जो मरियम नवाज साहिबा जिसको हेड करेंगी यहाँ पे पंजाब में चीफ मिनिस्टर के तौर पर, तो कोई पॉलिसी शिफ्ट
इस मामले में कोई इम्कान आपको नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कोई हाथ हवाला हो जाएगा, या फिर ये उनके पे ग्रेड से ऊपर की बात है? मुझे आपकी दूसरी बात में ज्यादा जो है दलील नजर आती है। उसकी वजह यह है कि अगर तो ये हुकूमत वाकई यानी इसके मैंडेट पे किसी शक व शुबे का इजहार ना होता, इसकी जो हासिल करता नहीं, उनके अंदर वोट सिर्फ फॉर्म 47 के मोहताज ना होते, बल्कि उसकी बुनियाद में फॉर्म 45 भी होता, लोगों को इत्मीनान होता कि उन्होंने अपनी आंखों से रिजल्ट्स को बतदरीज ऊपर जाते हुए, नीचे आते हुए, बदलते हुए, तो लिहाजा तो फिर तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। फिर हम कह सकते सही मानों में एक नुमाइंदा हुकूमत है जो डेफिनेटली अवाम की उमंगों की तर्जमानी करे। लेकिन जब जो मौजूदा हुकूमत है या जो बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून, तो इसको जो कुछ इलेक्शन कमीशन की वसातत से मिला है, जाहिर है वो उसके ऊपर ये भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो हतमी तौर पर अवाम का दिया हुआ फैसला था या सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने कानून की किताब खोल के किसी कायदे ज़ाब्ते के जरिए ये फैसला निकाला है। तो इस वजह से मैं नहीं तवक्को करता कि कोई बहुत बड़ी चेंज आएगी। लेकिन डेफिनेटली अब पीएम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी चूंकि असम्बलियों में एक प्रेजेंस है, तो उसकी वजह से मामलात में कुछ बेहतरी आए तो आए। हुकूमतों के तर्ज अमल में हुकूमतों के तर्ज अमल बदलते हुए मैं नहीं देखता। लेकिन अबीब साहब, उसमें एक बात है कि तहरीक इंसाफ को जो उन पर जबर हुआ उसका फ़ायदा एटलीस्ट वोट की सूरत में ज़रूर हुआ, और सियासी लोग इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के चंद एक लीडर्स जिनसे मेरी बात हुई, वो इस बात को बाकायदा मानते हैं और वो कहते हैं कि यार ये बड़ा नुकसान हुआ इस जबर की वजह से हमें, तो लिहाजा इसको रेक्टिफाई करने की, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। मरियम नवाज साहिबा ने भी, मैं एक आई टेक जस्ट अ मोमेंट, आपको मैं सुनवा भी देता हूं। उन्होंने आखिरी जलसा जो कसूर में उन्होंने खिताब किया था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उन्होंने मुखातिब कर लिया था। जरा आप भी सुन लीजिए, फिर उस पर जरा कमेंट कीजिए। तो चला दीजिए। आपकी खातिर, इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर ये तमाम मजालिम भुलाने को आज तैयार हूँ। मैं आज वादा करती हूँ और मैं सबको ये दावत देती हूँ कि आओ, जुल्म का, इंतकाम का, जबर का मार दो, मर जाओ, जलाओ, घेराव का बाब अब बंद कर दें। मैं तहरीक इंसाफ के नौजवान को भी ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आपको वर्गलाया गया, आपके ऊपर तकालीफ आई, आपको उसके बदले में आज जेलों में पड़े हो, मैं आपको भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो। जी हबीब साहब, ये सुन लिया आपने। अब कल जिस तरह से असेंबली में वो घड़ियां उतार के वो जो एक अजीब सा विजुअल है, बड़ा रिडिकुलस किस्म का, वो भी आपने देखा है। इस पे जरा बताइएगा, डज शी मीन बिजनेस जब उन्होंने कसूर में ये वाला बयान दिया था? देखिए, जब आप हुकूमतों को देखते हैं कि वो ईवानों में दाखिल हो, हुक्मरान जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नताइज के मुताबिक, और जब वो अपने कायद की तस्वीरें लेकर असम्बली में नारे लगा रहे हो और अपने मुखालिफ जो उस असम्बली में मौजूद कोई इस तरह का मज़े का खेज सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो अल्फाज जो कसूर में अदा किए वो मानी से खाली हैं। तो मैं अब अगेन आपकी तवज्जो उसी तरफ दिलाऊंगा कि अगर ये बाकायदा तौर पर अवाम की मुंतखब होती तो डेफिनेटली अवाम को जवाबदेही होती, और अवाम ये चाहते हैं, आम आदमी ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर यकसुई पैदा हो, यकजहती पैदा हो और फिर वो आगे बढ़े। तो लिहाजा लेकिन जब अवाम की रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट नहीं होती तो वो फिर अपने कोकून में घुस जाती है, वो बाकायदा तौर पर अपने मुखालिफिन पर हमलावर होने की कोशिश करती रहती है, जैसा कि हमने कल भी देखा। तो इसलिए मैं तो इसमें कोई सूरत हाल में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं करता। इसके साथ साथ हमें ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, अब उसके सामने कोई वाज़े एजेंडा नहीं है। आप देख लीजिए कि जितनी जो वफाक में हुकूमत बनी, वो आपको ये तो पता है कि फलां सदर, फलां सेनेट का चेयर, फलां वज़ीर-ए-आज़म, फलां वज़ीर और फलां कुर्सी पे बैठेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों के दरमियान मुश्तरका निकात जो इनके मंशूर के थे वो क्या है, वो कौन से मामलात हैं पर आगे बढ़ना है इनके अंदर। और फिर देखिए और फिर जहाँ तक आपने अभी बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा फायदा हुआ, वो फायदा तो नहीं हुआ। वो तो मैं समझता हूँ कि अभी पूरा फायदा तो इन्हें नहीं मिला जितना फायदा मिल सकता था। ये बात ठीक है, फायदा असेस किया जा रहा था, ये तो मैं समझता हूँ कि उन्हें नुकसान दिया, कि नुकसान पहुंचा।
नहीं वो, लेकिन बार वो देखने वालों को नजर तो आ गया कि इलेक्टोरेट ने रिस्पॉन्ड किस तरह से किया। एक आखिरी सवाल हबीब साहब, ब्रीफली इस पे जरा अपनी रहनुमाई कीजिएगा कि मामला यूं है कि हम ये कहते हैं कि जनाब एंगेज किया जाए, हुकूमत अपोजिशन के साथ एंगेज करे, पीटीआई के साथ, बट एट द वेरी सेम टाइम एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि पीटीआई ऑल्सो डजंट वांट टू एंगेज, क्योंकि उनका अगर वो एंगेज कर लेंगे तो उनका जो एक वो बिल्ड हुआ है इस वक्त सारा जो मकबूलियत है वो थोड़ी नीचे आ जाएगी और वो मामला वो वाला रहेगा नहीं। तो आप यहां पे समझते हैं कि एक ये एंगेज करने की कोशिश करेंगे, दूसरा भी ये बता दीजिएगा क्या वो एंगेज होना भी चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट एंड एनवायरनमेंट ऑफ एंगेजमेंट देखना होता है ना। जब आप इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बुनियादी तौर पर दो फ्रीक, और लाइन के एक तरफ इमरान खान खड़े हैं और दूसरी तरफ सब के सब खड़े हैं, तो इन दो फरीकों के दरमियान को मुश्तरका नुक्ता कौन सा हो सकता है? और खास तौर पर ऐसे में कि जब एक फरीक यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये दावा है, और बड़ी हद तक उसमें सदाकत भी मालूम होती है, कि उसका मैंडेट चुराया गया और उसके मैंडेट की चुराए जाने वाले मैंडेट की मिकदार या तादाद ऐसी थी जो उसको हुकूमत में ला सकती थी। तो इसका मतलब क्या है? यानी क्या चुराए हुए एक ऐसी पार्टी जो चोरी से मुतासरा है और एक ऐसी पार्टी जो जिस पे चोरी का इल्जाम है, कि इन दोनों के दरमियान को मुश्तरका निकात हो सकते हैं? क्या इस बात में बात होगी कि अच्छा जी हमने आपकी सीटें जो है वो हमने 40 ली थी, चलिए 20 हम आपको वापस कर देते हैं, क्या ये होगा? किस बुनियाद पे आप, यानी कोई एक बुनियाद तो फराहम कीजिए ना कहीं कोई बात तो हो, तो तब एंगेजमेंट होगी ना। क्योंकि वो किस बुनियाद पे है? सिर्फ ये कहा जाए कि आप भुला दें और बस आगे चल पड़े, तो ये कहना मुश्किल है।